नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। पिछले दिनों बार बार ये खबरें आई कि अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार का डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर गायब है या मर चुका है, लेकिन आज का सत्य यह है कि बरादर जिंदा है और अपने ऑडियो वीडियो के अलावा टाइम मैगजीन की सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में भी पाया गया है। किसने सोचा था कि 2021 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट, जिसमें पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित कई विश्व के नेता और दुनिया के कई जाने माने चेहरे हैं, उनमें मुल्ला बरादर का नाम भी आ जाएगा। आज इस पर बात करना और मुल्ला बरादर को लेकर अमेरिका की सॉफ्ट रणनीति को डिकोड करना जरूरी है। इसके साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की खबर लेंगे, जो आजकल तालिबान सरकार के लिए दिन रात बैटिंग कर रहे हैं और अफगानिस्तान पर तालिबानी आतंकवादियों के कब्जे को मान्यता दिलाने के लिए एजेंडा सेट करने में लगे। इमरान खान ने एक ऐसा इंटरव्यू दिया है जिसे सुनकर आपको लगेगा जैसे वो पाकिस्तान के नहीं, तालिबान सरकार के वजीर आजम हैं। इसके बाद अयोध्या से राम मंदिर की निर्माण रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। खबर यह है कि अयोध्या में राम मंदिर की नींव अब तैयार हो गई है। आज तक की रिपोर्टिंग टीम ने इस पर अयोध्या से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, जिसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि राम मंदिर का कार्य कितना प्रगति पर है। आज विराट कोहली ने घोषणा की कि वो T20 की कप्तानी छोड़ देंगे। सवाल यह है कि विराट ने ऐसा क्यों किया, इस फैसले में क्या खेल है। इस फैसले की इनसाइड स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे और दुनिया के 16 शहरों में लोगों की ईमानदारी का अंदाजा लगाने के लिए हुए एक अनोखे प्रयोग के नतीजे आपके साथ शेयर करेंगे। दुनिया के 16 शहरों में बराबरी से 192 बटुए गिरा दिए गए, यानी हर शहर में 12 बटुए गिराए गए और फिर शुरू हुआ बटुओं की वापसी का इंतजार। और जिस शहर से जितने बटुए वापस आए, उस हिसाब से ईमानदारी की रैंकिंग तय की गई। इस प्रयोग में मुंबई दूसरा सबसे ईमानदार शहर निकला है। इस प्रयोग में बटुआ वापस करने वाले ईमानदार लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में कोई निगरानी नहीं हो रही थी, पकड़े जाने का जोखिम नहीं था। फिर भी कुछ लोगों ने ईमानदारी का रास्ता चुना। मुंबई के ईमानदारी वाले हाई स्कोर को देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। लेकिन आज की ताजा खबर यह है कि तालिबान सरकार का गुमशुदा उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर जिंदा है और उसका नाम टाइम मैगजीन के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में दर्ज पाया गया है। टाइम मैगजीन ने 2021 में दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों की जो लिस्ट जारी की, उसमें शामिल ग्लोबल नेताओं की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और साथ में है तालिबान सरकार का उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर, जिसके नाम से सभी को हैरानी और परेशानी हो रही है, क्योंकि भले ही दुनिया ने तालिबान सरकार को अभी तक मान्यता न दी हो, लेकिन टाइम मैगजीन ने मुल्ला बरादर को दुनिया पर छाप छोड़ने वाले नेता के तौर पर मान्यता दे दी है। तालिबान सरकार के लिए तो यह गर्व का पल होगा, जिसके नवनिर्वाचित डिप्टी पीएम को टाइम जैसी प्रतिष्ठित मैगजीन ने न सिर्फ सम्मान से नवाजा, बल्कि बरादर की शान में कसीदे भी पढ़े। टाइम मैगजीन में छपे मुल्ला बरादर के प्रोफाइल में जो बातें कही गई, उन्हें जानकर टाइम के बारे में आपकी राय बदल सकती है। पहली बात यह कही गई कि मुल्ला बरादर अफगानिस्तान के भविष्य का आधार रखने वाला शख्स है। दूसरी बात यह कही गई कि बरादर तालिबान के भीतर एक ज्यादा उदारवादी धारा का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरी बात यह कही गई कि बरादर ऐसा शख्स है जिसे पश्चिमी देशों का समर्थन जीतने के लिए सुर्खियों में लाया जाएगा। चौथी बात यह कही गई कि अगर तालिबान सरकार को सख्त वित्तीय सहायता की जरूरत होगी तो बरादर ऐसी सहायता ला सकता है। पांचवी बात यह कही गई कि अगस्त में जब तालिबान ने अफगानिस्तान में जीत हासिल की, तो यह बरादर द्वारा बातचीत में रखी गई शर्तों पर आधारित थी। छठी बात यह कही गई कि दोहा वार्ता के दौरान बरादर ही सभी प्रमुख फैसले ले रहा था, जिसमें तालिबान के काबुल में प्रवेश करने पर खून खराबा न करना भी शामिल है। वैसे मुल्ला बरादर में दुनिया को इतनी खूबियां कभी नहीं दिखी होंगी जितनी टाइम मैगजीन को दिख गई। वैसे तो टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किसी को कोई रैंक नहीं दी है, लेकिन उसने मुल्ला बरादर के बारे में अपने जो विचार प्रकट किए हैं, उससे तो यही लगता है कि मुल्ला बरादर भले ही तालिबान सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर हो, लेकिन टाइम की लिस्ट में नंबर 1 पर है। वैसे मुल्ला बरादर के चाहने वाले उसे बधाई देने के लिए उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन बरादर सिर्फ ऑडियो वीडियो के जरिए ही तालिबान सरकार में हाजिरी लगा रहा है। टाइम की बात है। जिस मुल्ला बरादर को टाइम मैगजीन तालिबान सरकार बनाने का श्रेय दे चुकी है, उसी तालिबान सरकार में मुल्ला बरादर का टाइम इतना खराब चल रहा है कि उसे अपने जिंदा होने का सबूत भी टाइम पर कभी ऑडियो तो कभी वीडियो जारी करके देना पड़ रहा है।
کم خبره د تشویش هم نشته و دا داسې یو پوچ یو داسې بې حقیقته. कुछ दिनों से मेरे मरने की अफवाह उड़ी है, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से यात्रा कर रहा था. लेकिन हम साफ करना चाहते हैं कि हम सभी एक साथ हैं और सही तरह से आगे बढ़ रहे हैं. इस तरह के झूठ अक्सर फैलाए जाते हैं, लेकिन ये एक फर्जी प्रोपेगेंडा है. हम इन झूठों को नकारते हैं और साफ कहते हैं कि किसी के बीच कोई भी दिक्कत नहीं है. वैसे मुल्ला बरादर की ये इंटरव्यू क्लिप भी तालिबान ने ऐसे टाइम पर जारी की है जब टाइम मैगजीन ने मुल्ला बरादर को कभी इंटरव्यू न देने वाला शांत और रहस्यमय व्यक्ति बताया है. लेकिन क्यों बताया है, ये कोई रहस्य नहीं है. उनमें भी दो अलग अलग गुट हैं. एक जो चरमपंथी हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, और दूसरा फिरका है जो मुल्ला बरादर. उनको उदारवादी या नरम तुलना में माना गया है. तो आज अमेरिका भी यही चाहता है कि जो नरम फिरका है उसको बढ़ावा दिया जाए. उनकी लिस्ट में बरादर का नाम भी लिखा गया है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल मासूम हैं या आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन वो एक उदारवादी आतंकवाद को रिप्रेजेंट करते हैं. वैसे ये भी टाइम की ही बात है कि जिस बरादर को अमेरिका अपना दुश्मन मानता था, उसी बरादर के साथ बैठकर उसने दोहा समझौता पर साइन किए. बरादर के इस बदलते टाइम की क्रोनोलॉजी भी बेहद दिलचस्प है. तालिबान का सह संस्थापक बरादर 9/11 हमले के वक्त तालिबान सरकार का रक्षा मंत्री था. वो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी फौज पर हुए कई हमलों का मास्टरमाइंड रह चुका है. 2001 में अमेरिका के डर से वो अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान भाग गया था, जिसके 9 साल बाद 2010 में उसे पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया. लेकिन जब 2018 में अमेरिका ने तालिबान के साथ बातचीत की कोशिशें तेज की तो मोस्ट वांटेड बरादर अमेरिका का मोस्ट फेवरेट बन गया और पाकिस्तानी जेल से छूटकर वो सीधे दोहा पहुंचा, अमेरिका से वार्ता के लिए तालिबान का मोस्ट ट्रस्टेड नेता बनकर. जेल से छूटने के 3 महीने के अंदर बरादर ने दोहा में तालिबान के राजनीतिक दफ्तर के मुखिया का पद संभाला. 2018 से 2020 के दौरान उसने तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप से भी बात की और जो बाइडेन से भी. इसके बाद 2020 में अमेरिकी सरकार और तालिबान के बीच दोहा में ऐतिहासिक डील हुई, उस पर बरादर ने ही साइन किए. मुल्ला बरादर 20 साल बाद जब वापस अफगानिस्तान लौटा तो काबुल पर तालिबान का दोबारा कब्जा करवा कर ही लौटा. लेकिन तालिबान ने मुल्ला बरादर को वो इज्जत नहीं दी जिस इज्जत से टाइम मैगजीन ने बरादर को नवाज दिया. शायद इसीलिए तालिबान सरकार में आउट ऑफ नेटवर्क चल रहे मुल्ला बरादर पर हक्कानी नेटवर्क के सिग्नल की स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है. तालिबान सरकार में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है. खासकर मेरे और मुल्ला बरादर के बीच अनबन की अफवाह गलत है. तालिबान एक है और हम सारे नेता एकजुट हैं. कोशिश की हुई खल को अजहान खराब की हो तशवीश की वजह मुसलमान. तालिबान का डिप्टी पीएम जिसके जिंदा होने पर ही सवाल उठ रहे थे, उस मुल्ला बरादर ने टाइम मैगजीन में कितनी धांसू एंट्री मारी है. इस बात को ऐसे समझिए कि वो आतंकवादी अब सुपर पावर अमेरिका के एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्रपतियों के समकक्ष खड़ा है. और ये अफगानिस्तान में अमेरिका की भरपूर बेइज्जती का सबसे नया प्रमाण है. वैसे मुल्ला बरादर की जो अहमियत टाइम मैगजीन ने पहचानी है, उतनी तालिबान नहीं पहचान पाया. हो सकता है कि अब हक्कानी नेटवर्क भी बरादर की जान छोड़ दे. आखिर बरादर के रूप में तालिबान सरकार को अपना पहला ग्लोबल लीडर जो मिल चुका है. आज तक ब्यूरो. टाइम अमेरिका की मैगजीन है जिसने मुल्ला बरादर को 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जो बाइडेन के साथ जगह दी है. हालांकि टाइम मैगजीन ये दावा करती है कि जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में हैं वो हीरो ही हों, ऐसा जरूरी नहीं है, वो विलेन भी हो सकते हैं. लेकिन बरादर का जो परिचय टाइम ने दिया उसमें तो बरादर को हीरो की तरह ही प्रोजेक्ट किया गया है और उसके आतंकवादी इतिहास को गायब कर दिया गया है. वैसे बरादर इकलौता नहीं है जिसे टाइम ने इतना सम्मान दिया है. 9/11 हमले के मास्टरमाइंड और अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 ओसामा बिन लादेन को भी टाइम मैगजीन ने सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था, वो भी कम से कम 2 बार. पहली बार 2004 में, दूसरी बार
2007 में। इससे पहले टाइम मैगजीन ने कुख्यात तानाशाहों को भी पर्सन ऑफ द ईयर की उपाधि से नवाजा। हिटलर को 1938 में, स्टालिन को 1939 और 1942 में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर बनाया था। और अब मुल्ला बरादर को अपनी लिस्ट में जगह देकर टाइम मैगजीन ने तालिबान को एक तरह से मान्यता प्रदान की। वैसे अगर मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के लिए टाइम मैगजीन की लिस्ट में जगह मिल सकती है, तो पाकिस्तान भी दावा कर सकता है कि तालिबान सरकार बनाने के लिए इमरान खान को पर्सन ऑफ द ईयर चुन लिया जाए। और इस दावे के पक्ष में पाकिस्तान कह सकता है कि तालिबान सरकार के गठन से लेकर उसे इंटरनेशनल मान्यता दिलवाने के लिए इमरान खान ने जितनी कोशिशें की उतनी तो खुद तालिबान ने नहीं की होगी। और इसके सबूत के तौर पर पाकिस्तान टाइम मैगजीन को इमरान खान के उस इंटरव्यू का यूट्यूब लिंक भी भेज सकता है जिसमें इमरान खान ऐसी बातें कर रहे हैं मानो वो पाकिस्तान के नहीं, तालिबान के प्रधानमंत्री। मेरी तरह का आदमी जो कहता गया कि ये गलत हो रहा है, मुझे तालिबान खान बना दिया। यानी वो मैं जब कहता था अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, जनाब ये प्रो तालिबान है। एक तालिबान सरकार का डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर है जो गुप्त ठिकाने में आराम फरमाते हुए टाइम मैगजीन में नाम कमा रहा है। और एक पाकिस्तान के पीएम इमरान खान है जो तालिबान सरकार की चिंता में खपे जा रहे हैं। पाकिस्तान उनसे संभल नहीं रहा, तालिबान की माला जपे जा रहे हैं। Where Afghanistan goes from here, I'm afraid none of us can predict. We can hope and pray that there's peace after 40 years, that the Taliban, what they have said, that they want an inclusive government, they want women rights in their own context, they want human rights, they've given amnesty. So far what they have said, clearly they want international acceptability. They did not go for international acceptability when they were between 96 to 2001. This time, clearly they're making the statements where they want this acceptability. So we should try and incentivize them in that direction. But there's another fallacy. Afghanistan cannot be controlled by outside. They have a history. No puppet government in Afghanistan is supported by the people. It gets discredited amongst the people. So rather than sitting here and thinking that we can sort of control them, we should incentivize them. Because Afghanistan, this current government, clearly feels that without international aid and help, they will not be able to stop this crisis. लगता है इमरान खान ने खुद को तालिबान का सरकारी वकील नियुक्त कर लिया है। दुनिया को तालिबान पर यकीन दिलाने के लिए इमरान खान ऐसी दलीलें पेश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनकी बिना इंटरव्यू नौकरी लग जाए। I never quite understood what was the issue behind it, because when the British left, it was freedom for Afghanistan. When the Soviets left, it was freedom. So when the US leave, what am I supposed to say? तालिबान को इंटरनेशनल मान्यता दिलवाने के लिए तत्पर इमरान खान तालिबान सरकार की हक्कानी नेटवर्क से लैस आतंकी कैबिनेट का इस तरह बचाव कर रहे हैं जैसे उसमें शामिल आतंकवादी पहले इमरान खान की पार्टी के सदस्य रह चुके हों। Let me just, Becky, explain to the viewers that my party came into power after 22 years. So 22 years we stayed in opposition before we came to power. When we got into power, there was so much pressure for us to include those people who had struggled for 22 years. So they almost had felt that it was a right that they should be included. इमरान खान तो तालिबान सरकार में ऐसे इंटरेस्ट ले रहे हैं जैसे वो पाकिस्तान के नहीं, सच में तालिबान सरकार के ही प्रधानमंत्री हों। खुद पाकिस्तानियों को भी ये बात समझ नहीं आ रही कि इमरान खान कौन सा नशा करके बैठे हैं। मुझे समझ नहीं आई कि ये इंटरव्यू देने की जरूरत क्या थी। हमें क्या जरूरत है तालिबान का वकील बनने के? आंखों के अकल के अंधे कठपुतली वजीर आजम पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल अफगानिस्तान से कम परेशान कुन नहीं है। नशई सरकार के वाली, नशा इक़्तिदार का हो या समद बॉन्ड का या फिर किसी और खतरनाक चीज का, नशा इंसान की अकल को ख़ब्त कर देता है। अकल के अंधे पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल, पाकिस्तान का वजीर आजम है, तू अफगानिस्तान का मामा बना हुआ है। क्यों इतने डेस्परेट क्यों? Are you crazy? Are you mad? इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान भी अफगानिस्तान की तरह गरीब मुल्क है।
पाकिस्तान में भी महंगाई आसमान पर है। पाकिस्तान भी दुनिया के दान पर किसी तरह अपना घर चला रहा है। आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई है अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान में नहीं है? लेकिन ना जाने क्यों इमरान खान को अपनी सरकार से ज्यादा तालिबान सरकार की फिक्र सता रही है। हम क्यों कहें, तालिबान खुद ये बात कहें कि हमें वक्त दिया जाए, हमारी खवातीन वक्त के साथ ले लेंगी, वो खुद ये बात करें। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर लगा दिया है, वो खुद अपना प्राइम मिनिस्टर उनका इंटरव्यू करें। पाकिस्तान से इंटरव्यू करना है तो पाकिस्तान के बारे में बात होनी चाहिए। हमें एक अफगानिस्तान का बेवजह का वकील बनने की क्या जरूरत है? दुनिया की जितनी तनकीद है तालिबान के ऊपर, उसका जवाब हमें देने की क्या जरूरत है? वो जाने, उनका काम जाने। हमारे हमसाए हैं जिस तरह 7 और मुल्कों के हमसाए हैं, बाकी सारे हमसायों के वज़ीर आज़म भी तालिबान के हक में इंटरव्यू देना शुरू हो गए हैं। इंटरव्यू में एंकर को इमरान खान 42 मिनट तक लगातार यही समझाते रहे कि अफगानिस्तान को आर्थिक मदद की बेहद जरूरत है और ये यकीन दिलाते रहे कि तालिबान के राज में महिलाओं को उनके अधिकार मिलेंगे। लेकिन खुद तालिबान के मंत्रीगण ही जब बता चुके हैं कि उनके राज में महिलाओं की क्या हैसियत है, तो इमरान खान को उसका बचाव करने की क्या पड़ी है? एक महिला के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं, उन्हें बच्चे पैदा करने चाहिए। तो इमरान खान का असल मसला ये है कि उन्होंने खुद को तालिबान सरकार का अभिभावक बना दिया है। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तालिबान से उनकी जितनी नजदीकी बढ़ेगी, अमेरिका से उतनी दूरी बढ़ेगी। और बढ़ेगी क्या, बढ़ चुकी है। You haven't spoken to the President of the United States since the collapse of the country to the Taliban, correct? No, I haven't. He hasn't called you since coming into office, correct? He's a busy man. अमेरिकन पाकिस्तान को इस फेलियर का जिम्मेदार समझते हैं। अच्छा, जिसकी वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तानी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को फोन नहीं कर रहे, जो मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, और जो कि हम इंप्रेशन बार बार डिस्पेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम नहीं नाकाम, हमने कोई गेम नहीं खेली। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब भी जब थे और बुश ने अपनी किताब और बुश एट वॉर में उन्होंने कहा डबल गेम की इन्होंने हमारे साथ। एक तरफ हमें कहते थे हम हैं, तो दूसरी तरफ वो हम दूसरी साइड के कंप्लिसिट थे। मेरा ख्याल है इसी वजह से अमेरिकन, हम बड़े सियाने हैं या अमेरिकन बेवकूफ हैं कि उन्हें नहीं पता चलता डबल गेमें चल रही हैं। तो अब इमरान खान चाहें तो तालिबान सरकार के लिए बैटिंग करते रहें, लेकिन साथ में अपनी सरकार पर भी थोड़ा ध्यान देना शुरू करें। कहीं ऐसा ना हो कि तालिबान सरकार को मान्यता दिलाते दिलाते इमरान खान अपनी सरकार की मान्यता ही खो दें। आज तक ब्यूरो। अपने पूरे इंटरनेशनल इंटरव्यू के दौरान इमरान खान तालिबान सरकार की वकालत करते रहे और अफगानिस्तान की खराब होती माली हालत की दुहाई देते रहे, वो भी तब जब अफगानिस्तान से ज्यादा खराब हालात तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी रुपया डूबकर 170 रुपए प्रति डॉलर पहुंच गया है। अफगानिस्तान की करेंसी अभी भी 85 रुपए के करीब है। लेकिन मजाल है जो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के ने इंटरव्यू में इसका जिक्र भी किया हो। यही वजह है जो इमरान खान को तालिबान खान कहा जाता है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला क्यों किया। राम मंदिर के निर्माण की लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट में भी क्या है वो आपको दिखाएंगे। और आप देख रहे हैं खबरदार। क्रिकेटर विराट कोहली के एक फैसले ने आज सनसनी मचा दी। विराट कोहली ने T20 टीम की कप्तानी छोड़ देने का फैसला किया है। विराट ने यह फैसला BCCI को भरोसे में लेकर किया है, लेकिन उनके फैसले को अलग अलग तरह से देखा जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या विराट कोहली बतौर कप्तान T20 फॉर्मेट में अपनी परफॉर्मेंस को लेकर किसी दबाव में थे। विराट कोहली ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। काम के बोझ को समझना बहुत अहम है। बीते 8-9 साल से तीनों फॉर्मेट्स में खेलना और 5-6 साल से लगातार कप्तानी करने से अत्यधिक काम का बोझ था, जिसे देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ टेस्ट और 1 दिवसीय मैचों में ही कप्तानी के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। विराट कोहली के फैसले ने टीम के भीतर कप्तानी के सवाल को भी उठाया है। हालांकि सीधे तौर पर देखें तो रोहित शर्मा के उनकी जगह 2020 में लेने की उम्मीद की जा रही है। वैसे विराट कोहली गेम के बाकी फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान बने रहेंगे। आने वाले T20 वर्ल्ड कप में विराट आखिरी बार क्रिकेट के इस फॉर्मेट में कप्तानी करेंगे। ये जोश, ये जलवा, ये आक्रामकता कम से कम T20 में वर्ल्ड कप के बाद नहीं दिखेगी। 16 सितंबर की शाम को सूरज ढलने से पहले ही विराट ने यह फैसला लिया।
फैसला लिया कि अब बस T20 में वो देश की अगुवाई नहीं करेंगे। सबसे पहले देखिए उस लेटर का अंश जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने अक्टूबर में दुबई में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया है। मैंने इस बारे में BCCI सचिव जय शाह, BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली समेत सभी सिलेक्टर से इस संबंध में बातचीत की है। मैं भारतीय क्रिकेट और भारतीय टीम के लिए पूरी क्षमता के साथ काम करता रहूंगा। वैसे विराट का इरादा पूरी क्षमता के साथ वनडे और टेस्ट में कप्तानी का है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इन दो फॉर्मेट से इस्तीफा वो नहीं देने वाले। यानी सीधा सा मतलब है कि इस साल अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के साथ साथ उनकी नजर 2023 में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत का नेतृत्व करने पर है। लेकिन सवाल है कि ऐसा कौन सा दबाव था कि सबसे छोटे फॉर्मेट को लेकर उन्हें सबसे बड़ा फैसला करना पड़ा। दबाव शायद इसलिए था कि विराट की कप्तानी में कोई ICC टूर्नामेंट नहीं जीता है भारत। यहां तक कि इस साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी भारत हार गया। 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में ही भारत हार गया था। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी टीम फाइनल तक पहुंची जरूर, मगर वहां पाकिस्तान से हार गई। RCB के कप्तान के तौर पर भी विराट का रिकॉर्ड जोश जगाने वाला नहीं था। एक बार भी खिताब नहीं दिला सके और नवंबर 2019 के बाद जब उनके शतकों का सूखा बढ़ता ही गया तो आखिरकार पानी सिर से ऊपर चला गया। कोहली ने किया है अभी तक, उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से उन्होंने खुद बैटिंग की है, जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की है, वो सब सेलिब्रेट होनी चाहिए। पर हर एक का एक वक्त बनता है और ये अच्छी बात है कि उन्होंने ये जाना कि अब उनका वक्त T20 कप्तान के नाते है नहीं और वो अब जगह बना रहे नए कप्तान के लिए। देखिए, सबसे बड़ी वजह तो मेरे को यही लगी है कि देखिए जैसे उनका जो इनका प्रदर्शन 2 सालों से इतना ज्यादा अच्छा नहीं जैसे वो जाने जाते हैं, इतना अच्छा नहीं रहा। पर देखिए आज उन्होंने एक बात और भी अपनी ट्विटर अकाउंट में ये कहा है कि वर्कलोड को समझना चाहिए। उन्होंने कंसल्ट जरूर किया होगा सबको, पर वर्कलोड भी हमें समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखिए आजकल तीनों फॉर्मेट में काफी ज्यादा क्रिकेट हो रही है, उसका भी उनके ऊपर प्रेशर रहता है। और एक बात जो अभी सनी भाई कर रहे थे, देखिए जब आप बड़े बड़े टूर्नामेंट नहीं जीते, ICC ट्रॉफी और या अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी सी सफर करती है, तो इससे प्रेशर और ज्यादा बिल्डअप होता है। तो यही 2-3 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। पर मेरे विचार में ये उन्होंने बड़ा सूझबूझ का और अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया है। अब लाजमी सा सवाल है कि आगे कप्तान कौन बनेगा। क्या वो रोहित होंगे? क्योंकि कप्तानी को लेकर दोनों के बीच खींचतान की खबरें 2019 से आ रही थी। लेकिन रोहित की भी महत्वाकांक्षा रही है कि वो भारत के काम चलाऊ नहीं पूर्णकालिक कप्तान बने। हालांकि काम चलाऊ कप्तान के तौर पर भी उन्होंने देश को एशिया कप और निधाश ट्रॉफी दिलाई थी। रही बात आंकड़ों की, तो विराट के आंकड़े दमदार हैं, लेकिन रोहित के आंकड़े उससे भी आगे हैं। दोनों की कामयाबी के बीच करीब करीब 10% का फर्क है। यानी किसी भी मामले में रोहित विराट से कम नहीं, हालांकि सैंपल साइज छोटा है। देखिए अभी तो मेरे विचार में ये नहीं है कि किसी और के नाम पे चर्चा चलेगी, क्योंकि रोहित शर्मा ही हो गए 2020 के कैप्टन, क्योंकि उनका जो प्रदर्शन रहा है IPL में मुंबई इंडियन की तरफ से काफी अच्छा रहा है। और उनको रोड मैप की जो बात कर रहे हैं जय शाह ने की है, उनका यही दर्शाता है कि रोड मैप के अंदर जो है जो रोहित शर्मा है वो बिल्कुल आता है। क्योंकि देखिए उसको विराट के साथ वो रोहित शर्मा वाइस कैप्टन थे 2020 के, और वो करते उनके साथ वो उनको काफी एक्सपीरियंस भी हुआ होगा उसके साथ, विराट कोहली के साथ। तो अभी तक तो जो है मैं समझता हूँ कि किसी के नाम पे चर्चा नहीं होगी, सिर्फ इसी के नाम पे चर्चा होनी भी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं, और रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया जाएगा। खैर, आने वाला वर्ल्ड कप शायद अलग ही जोश के साथ खेलेगी टीम इंडिया, क्योंकि मिशन और मकसद हो सकता है कैप्टन विराट को विश्व विजयी बनाना। 30 सितंबर 2014 से विराट की कप्तानी का सफर शुरू हुआ था। अब उसमें से एक फॉर्मेट वर्ल्ड कप के बाद उनके हाथ से चला जाएगा। आज तक ब्यूरो। विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला करके अपनी बल्लेबाजी पर ज्यादा फोकस करने की बात कही है। क्या विराट का यह फैसला खुद उनके लिए और भारतीय टीम के लिए सही साबित होगा? इसे समझने के लिए हमने क्रिकेट लेजेंड सुनील गावस्कर से भी बात की।
देखिए, ये तो अच्छी बात है कि आगे की भी सोच हो रही है, क्योंकि ये जरूरी है कि आगे की सोच होनी चाहिए। और उस हिसाब से जिस तरह से वर्कलोड की बात की गई है, तो ये वर्कलोड जो ये शब्द है, ये अभी ये आधुनिक शब्द है। और ये मतलब हम फिटनेस के बारे में बहुत सुनते हैं, उसके साथ वर्कलोड के बारे में भी सुनते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों साथ मिलकर हो सकता है कि अगर आपकी फिटनेस बड़ी जबरदस्त हो तो फिर आपको वर्कलोड की कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। चलो खैर छोड़िए, मैं पुराने जमाने का हूँ, मेरी सोच अलग है। पर ये जो सोच है, ये एक संकेत दिया गया है कि अगर आप जीतेंगे नहीं तो आप ये कप्तानी आपके पास नहीं रह सकती। इसके बारे में पहले भी कुछ 4-5 दिन पहले भी यह चर्चा हुई थी, और उस वक्त भी ये मतलब डिस्कशन हुआ था पेपरों में, अखबारों में, कि कप्तान में शायद बदलाव होगा। तो वो होने के पहले ही कोहली ने ये निर्णय लिया है। सुनील गावस्कर जो कह रहे हैं, दरअसल इस पूरे मामले की तह में बात यही है, क्योंकि जहां तक वर्कलोड का सवाल है तो प्लेयर्स को रोटेट करते रहने की जिम्मेदारी बीसीसीआई पर भी होती है, लेकिन कप्तान के तौर पर केवल एक फॉर्मेट से संन्यास ले लेना, यानी कि वो कप्तानी नहीं करेंगे, उससे वर्कलोड कितना कम होगा विराट कोहली का मौजूदा दौर की क्रिकेट को देखते हुए, जहां पर आईपीएल में भी उनकी यही जिम्मेदारी चल रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और अब दुनिया के अलग अलग शहरों में ईमानदारी पर हुए एक अनोखे प्रयोग की बात करते हैं, जो आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा। वैसे सुख, दुख और ईमानदारी को नापने का कोई मीटर नहीं होता, लेकिन दुनिया भर में ईमानदारी को लेकर जब भी बात होती है तो हमेशा तुलना होने लगती है कि कौन सा व्यक्ति ज्यादा ईमानदार है, या किस शहर के या देश के लोग ज्यादा ईमानदार हैं। अभी तक कोई ऐसा यंत्र तो आया नहीं जो इसका साफ साफ उत्तर दे सके, लेकिन रीडर्स डाइजेस्ट ने लोगों की ईमानदारी को चेक करने के लिए दुनिया के 16 शहरों में पैसों से भरे 192 बटुए गिरा दिए। हर शहर में 12 बटुए गिराए गए, और ईमानदारी का पैमाना इस बात को माना गया कि गिराए गए बटुओं में से कितने वापस आते हैं। इन सभी बटुओं में एक व्यक्ति का नाम, पता, फोन नंबर, परिवार का फोटो, कूपन और बिजनेस कार्ड रखे गए। साथ में स्थानीय करेंसी के अनुसार $50, यानी भारत में समझ लीजिए कि 3,675 रुपए रख दिए गए। और फिर शुरू हुआ बटुओं की वापसी का इंतजार। इसे द वॉलेट एक्सपेरिमेंट यानी बटुए वाला प्रयोग कहा गया। इस प्रयोग में फिनलैंड के हेलसिंकी शहर में 12 में से 11 बटुए सही सलामत वापस पहुंच गए, और उसे इस कसौटी पर दुनिया का सबसे ईमानदार शहर पाया गया। जबकि मुंबई में 12 बटुओं में से 9 बटुए वापस आए, और वो दुनिया का दूसरा सबसे ईमानदार शहर बन गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क, हंगरी के बुडापेस्ट में 12 में से 8 बटुए वापस आए। रूस की राजधानी मॉस्को और नेदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में 7 बटुए वापस आए। जर्मनी के बर्लिन और स्लोवेनिया के ल्यूब्लियाना में 6 बटुए वापस आए। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में 5 बटुए वापस आए। ब्राजील के रियो डी जेनेरो, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख और रोमानिया के बुकारेस्ट में 12 में से 4 बटुए वापस आए। चेक रिपब्लिक के प्राग में 3, स्पेन के मैड्रिड में 2 बटुए वापस आए, और पुर्तगाल के लिस्बन शहर में 12 में से सिर्फ 1 बटुआ वापस आया, और वो इस लिस्ट में सबसे नीचे रहा। अब अगर इन 16 शहरों के लोगों की कमाई की तुलना करें तो बटुए वाले प्रयोग में मुंबई वालों की ईमानदारी और भी सम्मानजनक नजर आती है। 16 शहरों में गिराए गए कुल 192 बटुओं में से कुल मिलाकर 90 बटुए वापस आए, यानी 47%। इसका मतलब है ईमानदारी और मौका मिलने पर भी फर्क की गई बेईमानी या अनैतिक आचरण के बीच का कांटा इधर से उधर झूलता रहता है। इसका कोई सटीक फॉर्मूला नहीं है, इसे नापा नहीं जा सकता, सिर्फ कुछ प्रयोगों से अंदाजा लगाया जा सकता है। जिन्हें बटुआ वापस मिला होगा उन्होंने सोच विचार किया होगा, फिर उनमें से कुछ ने बटुआ चुपचाप रख लिया होगा, लेकिन कुछ लोगों ने बटुआ वापस करने का फैसला लिया होगा। ऐसे ईमानदार लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में कोई निगरानी नहीं हो रही थी, पकड़े जाने का जोखिम नहीं था, फिर भी कुछ लोगों ने ईमानदारी का रास्ता चुना। ऐसे ही लोगों की वजह से दुनिया में ईमानदारी जैसे शब्द सर उठाकर खड़े हैं। और हाँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।